हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से, जहां मैं बात करती हूँ ड्राइविंग और डिसेबिलिटी रिलेटेड कंसर्न्स के ऊपर। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे डिसेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि मेरे साथ हैं फेरोज। हाय फेरोज, वेलकम टू दिस चैनल एंड शो। आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम। ये मेरा पर्सनल चैनल है, मैं बहुत एक्साइटेडली यहाँ पे बात करती हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ आपको यहाँ पे देख के। आप थैंक यू अनीता, द प्लेजर इज ऑल माइन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरी हिंदी शायद आपके उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि हिंदी में बात करूं और होपफुली थोड़ा इंग्लिश मिक्स हो जाए तो ऑडियंस मुझे माफ कर देगी। सर, एक्चुअली क्या होता है, दिल से बात निकलनी चाहिए, तो आप कोई सी भी लैंग्वेज बोले लोगों को समझ में आ जाती है। तो इट्स नॉट ए बिल्कुल। प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ। मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि फेरोज कौन है। जिनसे मैं मिली थी इंडिया इंक्लूजन समिट के टाइम पे, मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी हुई थी और जब मैं आपसे मिली तो इतना अच्छा लगा। किसी ने इंडिया के अंदर इंक्लूजन के ऊपर एक इतनी बड़ी मूवमेंट स्टार्ट करी है। 2012 में यू स्टार्टेड एंड यू आर वर्किंग इन SAP लैब्स। आप इतना बड़ा SAP एकेडमी हैंडल कर रहे हैं, आप अमेरिका में रहते हैं। आज मैं आपसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें करने वाली हूँ जो इंडिया के इंक्लूजन एंड डिसेबिलिटी के अराउंड होएगी। कुछ बातें हम आपकी बुक्स के बारे में करेंगे और वो बुक्स के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है वो सब बहुत जरूरी, हम सबको, मेरी जो ऑडियंस मुझे सुनती है आज आपको सुनेगी। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, व्हाई दिस इंक्लूजन मूवमेंट यू थिंक दैट इट इज नीडेड इन इंडिया। क्यों लगा आपको कि ये होना चाहिए और हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी श्योर, क्योंकि ये हम श्योर, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। श्योर। थैंक यू अनीता। ये एक पर्सनल रीजन था। आपने जैसे कहा 2010 में मैं SAP की मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करता था और उस समय मेरा बेटा 18 महीने का था। बेटे का नाम विवान है हम्म। और उसे ऑटिज्म का डायग्नोसिस हुआ। हम्म। और मुझे लाइक एवरी पेरेंट मुझे भी बहुत धक्का लगा। आई वेंट थ्रू अ वेरी डीप इमोशनल क्राइसिस। कि ये हर पेरेंट को ड्रीम्स होती हैं कि उनका बेटा एक कैसा होगा। एंड मुझे उस मोमेंट जब डॉक्टर ने मुझे वो डायग्नोसिस दिया, मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी का पर्पस ही खत्म हो गया हम्म। हम्म। है। इवन दो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि एक तरफ आप देखे तो मैं उस समय 33 या 34 इयर्स का था होगा और मुझे लाइफ ने बहुत ही अच्छा पोजीशन कैरियर वाइज। आई वॉज हेडिंग अ लार्ज मल्टीनेशनल 5,000 लोगों की सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल कंपनी थी बैंगलोर में, उसका हेड मैं बन गया था। मैं काफी फॉर्चुनेट था कि मेरा जिसके साथ मैं पढ़ाई किया कॉलेज में, उनके साथ मेरा शादी हुआ, दीपाली, फिर विवाह हुआ। तो मुझे लगा कि लाइफ जो है ना, एक परफेक्ट स्क्रिप्टेड मूवी में जो परफेक्ट स्क्रिप्ट होती है वैसा मेरा लाइफ है। लेकिन उसके बाद एक बड़ा सा डायग्नोसिस हुआ बेटे का और मुझे पता ही नहीं था कि ऑटिज्म क्या है। और जैसे लोग हम तो पहला चीज गूगल करते हैं कि ऑटिज्म क्या होता है, तो मैंने भी वही किया कि अच्छा है क्या चीज है ऑटिज्म। और जब मैंने पहला चीज जो डॉक्टर से पूछा था कि इसको मैं फिक्स कैसे करूं, हम सब इंजीनियर है अनीता, आप जानते हो, हमको लगता है कि हर प्रॉब्लम का एक फिक्स होना चाहिए। तो मैंने भी यही सोचा कि अच्छा आप बताओ कौन सा दवाई दूं ताकि वो ठीक हो जाए। तो उसने मुझे समझाया कि नहीं नहीं, ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, इसको आप फिक्स नहीं कर सकते हो, इसकी कोई दवाई नहीं है। ऑफ कोर्स थेरेपी कर थ्रू थेरेपीज यू कैन मेक इट बेटर। सो आई वेंट थ्रू अ डीप इमोशनल क्राइसिस और उसके बाद आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे काफी अच्छे मेंटर्स थे, किरण बेदी मैम, अरुण शौरी सर, और बिकॉज ऑफ देम मैं इस डिप्रेशन से बाहर आ पाया। और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज कही, किरण बेदी मैम ने कही कि फिरोज आप फॉर्चुनेट हो, मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड को अपना पर्पस नहीं मिलता है और तुम इतना फॉर्चुनेट हो कि पर्पस तुम्हारे पास आया है। और ये मत सोचना कि ये इसको कोई पनिशमेंट की तरह से मत देखना, बट इसको एक पर्पस के तरीके से देखना, ताकि आप सिर्फ विवान के लिए नहीं बल्कि पूरे कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हो ये सोचो। तो बहुत बड़ी बात थी, मतलब बहुत डीप थॉट वाली बात है। उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने काफी लोगों से बात की
और जो इंडिया इंक्लूजन समिट का जो कोर आइडिया था वो अरुण शौरी सर के साथ मैंने डिस्कशन जब की तब मुझे पता चला। अरुण शौरी सर ने कहा कि देखो फिरोज, आप किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। डोंट एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट सॉल्व करेगी या कॉर्पोरेट सॉल्व करेगी या इंडिविजुअल्स। तुम क्या कर सकते हो ये सोचना। तो मैंने बोला सर तो मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था डिसेबिलिटी सेक्टर क्या है, इंडिया में क्या सिचुएशन है। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको चेंज लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट को चेंज करना। लोगों का डिसेबिलिटी के जो थिंकिंग है, जो नैरेटिव है, वो कैसे चेंज कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने कहा कि वी हैव टू लुक एट डिसेबिलिटी एंड सेलिब्रेट पीपल्स डिफरेंसेस। आज का जो करंट नैरेटिव है कि वो बड़ा सिंपैथी वाला नैरेटिव है, पिटी वाला नैरेटिव है, कि बेचारा वाला नैरेटिव, और उसको हमको कंप्लीटली चेंज करना है कि सेलिब्रेटरी मोड में कैसे करें। तो उसने कहा था कि आप ऐसा करो, आप अपने नेटवर्क के लोगों को साथ ले आओ जो सिमिलर थिंकिंग वाले लोग हैं, और आप एक इवेंट करो जहां आप डिसेबिलिटी के बारे में बात करें, पॉजिटिव बात करें और उस पर एक स्पॉटलाइट डालें। और अभी शायद लोगों को इसकी यूनिकनेस शायद ना समझ में आए, लेकिन मैं 2012 की बात कर रहा हूँ जब डिसेबिलिटी इंक्लूजन के बारे में शायद कोई इवेंट में जाओ तो एक पैनल डिस्कशन हो जाती थी, ठीक है, बट डिसेबिलिटी सेंट्रिक कोई इवेंट नहीं थी। तो हमने कहा कि हम पूरा इवेंट करेंगे, इट्स नॉट जस्ट वन डे इवेंट। हमने एक वन डे इवेंट से स्टार्ट किया, बट अभी तो पूरा मूवमेंट बन गया है। तो वैसा हमने स्टार्ट किया था 2012 3 दिसंबर को इंडिया इंक्लूजन समिट। और मैं बताता हूँ अनीता, मैंने जब पहला इवेंट किया मैंने सोचा कि यार आएगा कौन, आई मीन हु वांट्स टू कम फॉर अ डिसेबिलिटी इवेंट, दैट वाज माय थिंकिंग। तो काफी अच्छे लोग मुझे पता था कि एक दो सेलिब्रिटी को लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग शायद आएंगे नहीं। अच्छा। कि हॉल में हम 500 लोगों की सीट भरे कैसे, व्हाई शुड एनीबडी कम। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि अच्छे दोस्त मिल गए, हर्षा भोगले, किरण बेदी मैम, बॉम्बे जयश्री, दे वर ऑल नोन टू मी। तो उनको मैंने कहा कि मैं एक ऐसा इवेंट कर रहा हूँ, आप आइए। तो वैसा हमने स्टार्ट किया। अभी तो ये हाल है कि हमने 9 एडिशंस कर चुके हैं। अब जब हम इवेंट करते हैं तो नोबेल लॉरिएट से लेके सेनेटर से लेके प्रेसिडेंट्स आते हैं, और जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन खोलते हैं विद इन 2 दिन में रजिस्ट्रेशन फुल हो जाता है। तो ये हाल है। तो 9 साल में मुझे नजर आता है कि हम डिसेबिलिटी इंक्लूजन का जो नैरेटिव है वो हमने काफी तरीके से, थोड़ा सा भले छोटे तरीके से, लेकिन शायद वो नैरेटिव चेंज हो गया है। तो दैट इज भी किया है फिरोज। जब मैं 2019 में वहां पे आई थी बैंगलोर में, और मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया है, बीन वन ऑफ द फेलोज उस ईयर। तो मुझे उस समय कुछ लोगों ने ये बोला था कि मैं ऑलरेडी क्योंकि इस फील्ड में थी, मैं एंटरप्रेन्योरशिप खुद पढ़ाती थी, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि इसमें तुमने क्यों जाना है। लेकिन मेरे को ये था मैं वो माहौल समझूं, वो देखूं क्या चीज होता है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपने स्टार्ट किया। इंक्लूजन मूवमेंट के बाद में जो एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको जो आपने स्कोप दिया, आई थिंक वो एक अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो मूवमेंट के साथ में वो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स को आपने साथ में इकट्ठा किया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे आपसे, विच इज काइंड ऑफ मे बी द कल्चरल डिफरेंस विच वी टॉक अबाउट, और मे बी द इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफरेंट। आप अमेरिका रहते हैं और आपने ये चैलेंजेस जो अमेरिका के जो सिचुएशंस हैं वो फार एक्सेप्टेबल सिचुएशंस हैं। इसको आप बहुत आराम से अपनी जिंदगी वहां पे जी सकते थे, जो भी मेरे से सपोर्ट चाहिए था वो इजीली हो जाता। क्यों इतना एकदम से ऐसा क्या आपको और ज्यादा लगा कि मुझे ये इंडिया में करना चाहिए? क्योंकि बहुत हम इंडिया में तो चैलेंजेस डेफिनेटली बहुत सारे हैं। तो व्हाट इज दैट वन की पर्पस or that triggering moment or that threshold moment which you felt that you have to do it in India? आप मुझे वो बताइए। हाँ, तो एक बात है अनीता, इसमें मैं अपने आप को काफी फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैं एक पोजीशन पे हूँ जहां मेरी कैपेबिलिटीज है टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जब डिसेबिलिटी कम्युनिटीज को देखे हैं, पेरेंट्स को देखे हैं, उनकी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के ख्याल में निकल जाती है, तो उनको शायद कम्युनिटी को वापस देने का समय ही नहीं मिलता है।
क्योंकि इफ यू हैव अ डिसेबल्ड चाइल्ड, आपको पूरी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, फाइनेंशियल नीड्स आपकी बढ़ जाती है। आपका जो स्ट्रगल है विच इज टू बैलेंस आपकी करियर वर्सेस योर फैमिली बिकम्स एक्सट्रीमली हार्ड। एंड इसमें हमने आप डेटा भी आप देखोगे कि मोस्ट families where you have children with disabilities, वो काफी परसेंटेज टूट जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रगल होती है। सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो एक्चुअली फॉर्चुनेट है कि इस पोजीशन पे है कि उस कम्युनिटी को सर्व करने का पोजीशन में। और मैं समझता हूँ कि मैं काफी फॉर्चुनेट था कि मैं एक कॉर्पोरेट में अच्छा पोजीशन में था, मेरे पास काफी पावर थी, नेटवर्क थी जो मैं यूज कर सकता हूँ इस कम्युनिटी को सर्व करने के लिए। और आपने सही कहा, मैं तो यूएस में भी 7 साल से हूँ और शायद मुझे अपने बेटे के लिए आई एम वेरी टचवुड, ऐसा सिचुएशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है इधर। बट मुझे ये लगता है कि वो जो मुझे अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मैंने जर्मनी में 2 साल रहा हूँ, पूरे दुनिया घूमा हूँ, और एक्चुअली मैंने डिसेबिलिटी की पूरी वर्ल्ड वाइड सिचुएशन देखी है कि कौन सा कंट्री प्रोग्रेसिव है, वेदर इट इज यूएस और यूके, कौन से कंट्रीज जो शायद प्रोग्रेसिव ना हो लेकिन डिसेबिलिटी के लिए काफी प्रोग्रेसिव हो। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, कोलंबिया में मैं जब गया था तभी वहां मुझे पता चला कि विजुअली इम्पेयर्ड होना कोलंबिया में इज बेटर देन साइटेड। The employment rate of visually impaired people is higher in Colombia than the sighted people. And जब मैं उस पे रिसर्च किया तब पता चला, क्योंकि वहां उनका सिविल वॉर हुआ था, काफी परसेंटेज लोग डिसेबल्ड थे, तो उन लोगों ने अपनी लॉस काफी प्रोग्रेसिव कर दिए थे ताकि उनको देखभाल करने का। तो मेरा एक पर्पस ये था कि मैं होलिस्टिकली देखूं दुनिया में क्या हो रहा है डिसेबिलिटी के लिए, और इसीलिए मुझे ये ऑब्वियसली किताब मैंने लिखा कि मैं बताऊं कि इंडिया में क्या कर सकते हैं होलिस्टिकली। मैं भी इस किताब के ऊपर ही आ रही थी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग इसका टाइटल भी दिया है, द इनविजिबल मेजॉरिटी। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड ओवर ये मेजॉरिटी इनविजिबल ही है, और उसमें आप बात कर रहे हैं इंडिया एबल्ड डिसेबल्ड, सो स्पेसिफिकली अबाउट इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और इसमें मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी लगी जो आपने पेरेंट्स के ऊपर बात करी, क्योंकि हम जनरली जो प्राइमरी केयर गिवर, जो फर्स्ट केयर गिवर किसी भी बच्चे का होता है या फैमिली जो होता है, स्पेशली पेरेंट्स, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो किन चैलेंजेस से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एंड बियॉन्ड दैट, चलो वो तो हम फिर भी बना लेते हैं अपने घरों को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैनेज कर लेते हैं, बट ये सोसाइटल चैलेंजेस जो होते हैं ना, वो बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। आई एम श्योर पेरेंट्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मैं 40 साल की हो गई, मैं इमेजिन करती हूँ जब मेरे को डिसेबिलिटी हुई थी, तो आज के 40 साल पहले वाली सिचुएशन मैं इमेजिन करके भी मेरे को लगता है बहुत डिफिकल्ट रहा होगा मेरे पेरेंट्स के लिए। माय मदर वाज जस्ट 19, तो उस समय इमेजिन करिए कि जब मैं पैदा हुई और 6 महीने में मुझे डिसेबिलिटी हुआ, तो पेरेंट्स के लिए आई एम श्योर बहुत एक्सट्रीम चैलेंजिंग रहा, इमोशनली, सोशली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। उस समय तो ना इंटरनेट था ना गूगल था, कुछ नहीं पता बच्चे को कहाँ पे लेके जाए, क्या ट्रीटमेंट कराएं। तो इस बुक के बारे में बताएं, ये इस किताब के अंदर मैंने पढ़ ली है। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू भी कि आपने इसके अंदर मेरा भी मेंशन किया है। पेज नंबर 3 पेजेस है इसके अंदर, 3 स्पेसिफिक चैप्टर्स है उसके अंदर, आपने मेरा मेंशन किया है। आई एम रियली थैंकफुल। मुझे इस किताब के बारे में और बताइए आप। अनीता, ये किताब लिखने का एक ही मकसद था कि मैं डिसेबिलिटी का करंट होलिस्टिक सिचुएशन बताऊं इंडिया में। अगेन मुझे ये समझ में आया कि हमारी सबसे बड़ी चैलेंज डिसेबिलिटी में इंडिया के अंदर ये है कि हर एक डिसेबल सेक्टर एक अलग तरीके से काम करता है। तो अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हो तो उनकी जो कम्युनिटी है उनको लगता है कि उनका प्रॉब्लम सबसे यूनिक है। अगर आप ऑटिज्म कम्युनिटी ले लो तो उनको लगता है उनका प्रॉब्लम सबसे यूनिक है। और मेरे नजर में द ओनली वे टू मेक प्रोग्रेस इज कि हम हर पूरा डिसेबल कम्युनिटी जो है एक होके आगे बढ़े। और उसके लिए दिस इज व्हाई आई रोट द बुक कि मेकिंग श्योर दैट हाउ कैन यू ब्रेक ऑल द साइलोज, नंबर 1। तो इसका बेसिक पर्पस ये था कि ना ही हम करंट सिचुएशन बताए बट हम लोगों को बताए कि सोल्यूशन क्या है। ये सिर्फ मैं नहीं चाहता था कि आज की प्रॉब्लम्स क्या है डिसेबिलिटी कम्युनिटी में, बट पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, वो कैसे आगे हम कैसे बढ़ें। क्योंकि हमारी मिशन थी कि कैन वी मेक इंडिया इंक्लूसिव बाय 2030। दैट वाज अ बिग मिशन दैट वी हैड
इन अलाइनमेंट विद यूनाइटेड नेशंस एसडीजी गोल्स कि हम 2030 में इंडिया को अगर ट्रूली इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं तो क्या क्या करना है. तो वन ऑफ द बिग पर्पस ऑफ राइटिंग दिस बुक अनीता इज टू स्प्रेड अवेयरनेस. और मैंने जब पहला कॉपी इस किताब का वाइस प्रेसिडेंट साहब को दिया था, श्री वेंकैया नायडू को, उसने बहुत प्यारी बात कही कि ये बुक स्कूल्स में आप बनाओ. और वन ऑफ द बिग थिंग्स दैट वी वांट टू अचीव इज मेक द बुक ट्रांसलेट इन हिंदी. ये इसकी प्रोसेस शुरू हो गई है. तो हिंदी में मेक इट अवेलेबल एंड एक्सेसिबल इन ऑल फॉर्म्स, व्हिच मींस करंटली हम साइन लैंग्वेज में बुक कर रहे हैं. साइन लैंग्वेज में शायद आपको लगेगा कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो साइन लैंग्वेज की क्या जरूरत है, पर हम साइन लैंग्वेज में इसको बुक किताब को लिख रहे हैं. ब्रेल में इस किताब को लिख रहे हैं. सो वी वांट टू मेक इट ट्रूली इंक्लूसिव कि पूरी कम्युनिटी जो है इस किताब को पढ़े. बट हमारा आई थिंक द बिगेस्ट सर्विस वुड बी इफ दिस बुक बिकम्स पार्ट ऑफ स्कूल्स. टीचर्स पढ़े, क्योंकि अगर टीचर्स के पास अगर इंक्लूसिव माइंडसेट हो तो बच्चे खुद इंक्लूसिव माइंडसेट सीखेंगे. सो दैट वाज अ बिग आइडिया टू स्प्रेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट सिचुएशन एंड व्हाट नीड्स टू बी डन to make India inclusive by 2030. और आपका स्टोरी तो मुझे बड़ा प्यारा लगा इसलिए क्योंकि अगेन मैं खुद फॉर्चुनेट हूँ कि इंक्लूजन फेलोशिप जब चलाता हूँ तो इतने खूबसूरत स्टोरीज मुझे नजर आते हैं. और मैं अपने आप को एक स्टोरी टेलर समझता हूँ. भले ही मैं टेक्नोलॉजी में हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि लोगों को स्टोरी सुनाए, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रोफेशन अनीता इज स्टोरी टेलिंग. आप अगर देखो कि लोग जब केव्स में भी रहते थे तो दीवालों में पिक्चर बनाते थे, फोटोज पेंट करते थे, राइट? दे वर ऑल टेलिंग अ स्टोरी. और मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्टोरी टेलिंग है क्या? लोगों का स्टोरीज बताना है. तो मैं जब फेलोज को मिलता हूँ तो मैं तो कहता हूँ कि मेरा बहुत सेल्फिश मोटिव है, क्योंकि मैं इतने प्यारे स्टोरीज मुझे सुनने में मिलता है और मैं चाहता था कि वो स्टोरी मैं शेयर करूं. जब आपसे मिला तो मुझे लगा कि ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि यू नो पीपल विद डिसेबिलिटीज को चैलेंजेस जो फेस करते हैं उनके लाइसेंसेस के लिए, और मुझे पता ही नहीं था इस सेक्टर. तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो काम है, जो आपने ड्राइव ऑन माय ओन के थ्रू जो आपने स्टार्ट किया. और मैं चाहता हूँ कि I was very impressed कि your way of giving back to the community. So आपका स्टोरी तो बोलना ही था, लेकिन मुझे सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ही नहीं, लेकिन मुझे आपका पर्सनल जर्नी भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका लाइफ में आपके सिबलिंग्स ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल फेस किया है. और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं while आपका जो प्रोफेशनल स्टोरी है through your entrepreneurial journey is impressive, I think your personal journey is even more. I think people should know that कि siblings play such an important role. That's why the chapter number 7 is my favorite chapter in क्योंकि मैं पहली बार शायद अपने siblings के बारे में कहीं पे mention करी हूँ उस चीज के अंदर. मुझे याद है जब मेरे भाई बहन मेरा एक बैग उठा के, एक बॉटल उठा के, एक हाथ पकड़ के ऐसे स्कूल से मुझे लेके आया करते थे. एक और इस वीडियो के थ्रू एक और चीज बताना चाहूंगी कि मेरी बहन मेरे से 3 साल छोटी है और भाई 5 साल छोटा है. तो जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो मेरी बहन को आगे करवाया गया, मेरी भाई को आगे करवाया गया, ताकि हम एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ सके और वो मुझे स्कूल में सपोर्ट कर सके. तो और इसी तरीके से मैं कॉलेज गई थी, तो मेरी बहन और मैंने एक ही कॉलेज में पढ़ाई करी है. और जब मैंने अपना स्कूटी लिया था, और एक साइड व्हील्स वाला स्कूटी होता है, वो मैंने 2001 में लिया था. तो मेरे को और मेरी बहन को आसपास के कॉलेज में अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे और पीजी के टाइम पे सेम कॉलेज में इसलिए कराया गया था हम दोनों बहनें साथ आ जा सके. मोबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा था हमारे लिए. तो सिबलिंग्स को मैं पहली बार मैंने कहीं पे मेंशन किया और वो इस बुक के अंदर. तो आई एम really that's why this chapter is very close to my heart. अच्छा, मैं और 2-3 बातें करना चाहूंगी. यहाँ पे आपने एक इंटरेस्टिंग किताब लिखी है जिसका ये वाली किताब जो है ना, ग्रिट द मेजर स्टोरी, ये मैंने अपने नेफ्यू को गिफ्ट करी थी. और वो ओवरनाइट पढ़ के उसने अपना गूगल सर्च करके मेजर साहब के बारे में पूरा और डिटेल में जाना.
और उसको ये पता चला कि ब्लेड रनर्स कौन होते हैं। तो उसने और एक और फ्रेंड को भी मैंने ये किताब गिफ्ट करी, और मैं आजकल यही वाली किताबें गिफ्ट करती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि वो स्टोरीज कौन सी हैं जो कभी भी वो ट्रिगरिंग मोमेंट किसी की लाइफ में लेके आ सकती है कि अच्छा ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये किताब के साथ में ये भी किताब मैंने पढ़ी थी, ये हमको आपने गिफ्ट करी थी, गिफ्टेड, इंडिया इंक्लूजन समिट के टाइम पे हमारे बैग के अंदर ये वाली बुक थी। ये ये किताब के बारे में थोड़ा और बताएं, क्योंकि इसके अंदर इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज आपने मेंशन किया हुआ है। सो ये स्टोरीज वो रोल मॉडल्स की स्टोरीज हैं, थोड़ा इसके बारे में और बताएं ताकि लोग इसको भी पढ़ें। और मैं सारी किताबों के बारे में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी और लिंक्स डाल दूंगी ताकि वो ले सके, खरीद सके इन किताबों को। इसके बारे में और बताइए प्लीज थोड़ा सा। हाँ, मैं जल्दी से बताता हूँ। गिफ्टेड जो था, मैंने जब इंडिया इंक्लूजन समिट किया अनीता, हमने जब 5 साल जब मैंने इंक्लूजन समिट किया, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आई कि हर साल जो सबसे पॉपुलर टॉक होती है वो एक्चुअली सेलिब्रिटीज की नहीं होती है। ठीक है, जो आप देखे होंगे इंक्लूजन समिट में काफी वेल नोन सेलिब्रिटीज भी आते हैं, और हम जो कहते हैं एक सेक्शन होती है जो अनसंग हीरोज की है। और हर इंक्लूजन समिट में अनसंग हीरोज को स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। मेरी मम्मी हर साल आती है इंक्लूजन समिट में और बकेट भर के रोती है। ठीक है कि और एंड एवरीबॉडी यू विल सी दैट इमोशन, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। ये जो अनसंग हीरोज की स्टोरी है वो लोगों की दिल को छू जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके बारे में कभी किताब नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है एक वेरी सेलिब्रिटी सेंट्रिक इंडस्ट्री है कि हाँ, अगर आप सेलिब्रिटी का नाम डाल दो तो किताब बिकेंगी। तो मैंने कहा नहीं, हमको स्टोरीज लिखनी है जो लोगों को दिल को छुए और माइंडसेट चेंज करे। डिसेबिलिटी इज सीन एज अ नॉन वायबल टॉपिक इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। तो मैंने जब ये आइडिया लेके काफी पब्लिशर्स के पास गया था इनिशियली, तो बोला यार ये क्यों लिख रहे हो, ये तो किताब तो बिकेगी नहीं, हु वांट्स टू नो अबाउट डिसेबिलिटी। मैंने कहा नहीं, स्टोरीज काफी अच्छी है। तो हमने जब गिफ्टेड रिलीज हुई, आई एम वेरी ग्रेटफुल, उस समय रैंडम हाउस ने पब्लिश की थी कि 3 हफ्ते के अंदर इसने बेस्ट सेलर हो गया था। तो मैं लोगों को ये कहता हूं कि आप स्टोरीज लिखे, अच्छा स्टोरीज लिखे, लोगों को स्टोरीज पसंद है, इट डजंट मैटर वेदर इट्स डिसेबिलिटी और नॉट। सो दैट इज हाउ आई रोट गिफ्टेड। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय को ऑथर सुधा, जिसने काफी ट्रैवल करके इंटरव्यूज किया, बट ऑल ऑफ देम अनीता वर स्पीकर्स एट इंडिया इंक्लूजन समिट। तो दैट्स हाउ गिफ्टेड हैपेंड। ग्रिट की अलग स्टोरी है। ग्रिट का ये स्टोरी है कि मैं जब यूएस आया तो मुझे एक चीज यहाँ पता चला कि यहाँ ग्राफिक नॉवेल्स बहुत पॉपुलर है। मतलब यहाँ पूरे पूरे बुक स्टोर्स हैं जहां सिर्फ ग्राफिक नॉवेल्स बिकती है, मतलब और कोई किताब नहीं, सिर्फ ग्राफिक नॉवेल्स। और इसका सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है कि ये किताब आपने जैसे कही कि 1 घंटे में पढ़ सकते हो, और आप बच्चे भी पढ़ेंगे, एडल्ट्स भी पढ़ेंगे। और आप अभी भी अगर आप अमेजोन में जाके देखोगे, वेदर इट्स इन अमेजोन इंडिया और यूएस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फीडबैक विद 5-स्टार रेटिंग एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम चिल्ड्रन। और मैं ये चाहता था कि डिसेबिलिटी जो है वो बच्चे समझें क्या है, क्योंकि अगर चेंज करना है माइंडसेट तो बचपन से स्टार्ट करना है। और मेजर साहब जो है मेरे काफी प्यारे दोस्त है, उन्होंने आईएएस में ही नहीं बात किया, आज भी मेरे काफी क्लोज फ्रेंड है, और मुझे लगता है उनकी जो स्टोरी है इज अ परफेक्ट हीरोज जर्नी। उनकी लाइफ काफी स्ट्रगल के थ्रू उन्होंने आप ऊपर आया, आर्मी में ज्वाइन की, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए कारगिल वॉर में, फिर उसने अपनी लाइफ को चेंज किया, और उनकी लाइफ की जो स्ट्रगल्स है इज जस्ट अनबिलीवेबल। अभी उनको पार्किंसंस हो गया है, बट वो जो है अभी भी लगे रहते हैं, बड़े स्लोली बात करते हैं, लेकिन उनकी स्पिरिट जो है वो आज तक, वैसा स्पिरिटेड पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैं चाहता था कि उनकी स्टोरीज जो है बच्चों तक पहुंचे। और बैकड्रॉप जो है वो थोड़ा कारगिल वॉर है, तो थोड़ा हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी है, बच्चों को समझ में आएगा अच्छा वॉर भी होता है, ये कैसे हुआ। सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट मिक्स and it was a phenomenal, one book that I'm extremely proud of, because रिस्क था एक ग्राफिक नॉवेल लिखने का, क्योंकि इंडिया में ज्यादा ग्राफिक नॉवेल्स लिखते नहीं है लोग, विच इज बायोग्राफिकल इन नेचर। सो मैंने वो अटेम्प्ट किया, अभी इतनी सक्सेस हो गई है कि हम अभी इसको 2 और ग्रिट 2 और ग्रिट 3 हम लिख रहे हैं इस साल 2022 नवंबर में।
ग्रिड 2 रिलीज होगी और 2 साल बाद ग्रिड 3, बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर अमॉन्ग्स बच्चों में, बहुत पॉपुलर है। नहीं नहीं, डेफिनेटली बच्चों में, ये 8 9 10 साल के जो बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उन्हीं को ही मैं कोशिश करती हूँ कि इस एज ग्रुप में समझाना शुरू किया जाए कि डिसेबिलिटी क्या होती है। तो एक्चुअली जो मेरा, जो मैंने बुक में मेंशन किया है, जो मेरे भाई ने एक्सपीरियंस किया, अगर बच्चों को समझाया जाए, मेरा भाई शायद इसी उम्र का होगा, 8 9 साल का ही, तो आई थिंक अगर हम तब से बच्चों के मन में ये बातें समझाना शुरू करें और उनके अंदर भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, स्कूल्स में भी अब चैलेंज, जो जो चेंजेस आ रहे हैं, आई थिंक सेंसिटाइजेशन काफी अच्छी हो रही है, तो ये किताब बहुत अच्छे उस तरीके से जाती है। मैं एक और बात आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी कि हम बहुत पॉजिटिव यूफेमिज्म्स यूज करते हैं। बहुत पॉजिटिव यूफेमिज्म्स का मतलब है बहुत अच्छे शब्द यूज करना जो डिसेबिलिटी को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड। तो आपका क्या टेक है, हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे हमको इसके अराउंड कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए? क्योंकि मैं बहुत सुनती हूँ मेरे चैनल के ऊपर जब कमेंट्स आते हैं नीचे कि हम ये हैं, हम डिफरेंटली एबल्ड है, हम स्पेशली एबल्ड है, लेकिन लीगल वे के अंदर हम पीपल विद डिसेबिलिटीज बोले। मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में बात करें, ताकि क्योंकि आपकी एक अपनी वॉइस है और वो दूसरों तक पहुंचेगी। मैं तो घर की हो गई ना, तो घर वाले सुनते ही हैं, तो आपकी जरूर सुनेंगे। आप बताइए क्या करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये काफी डिबेटेड टॉपिक है। आप अगर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, देयर विल ऑलवेज बी एन ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैंने जो फंडामेंटल थिंग जो मुझे समझ में आया थ्रू माय रिसर्च इन द लास्ट 10 years, ये है कि यू शुड ऑलवेज कॉल अ पर्सन बाय आस्किंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कि उनको क्या लगता है, क्या बुलाना चाहिए। ये नहीं कि मैं चाहता हूं कि इनको स्पेशली एबल्ड कहें या डिफरेंटली एबल्ड। सो मैंने जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो मुझे समझ में आया है कि पीपल विद डिसेबिलिटीज वांट टू ओन देयर आइडेंटिटी। बोला यार ये रियलिटी है कि वी आर पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो मुझे स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड, ये सब क्यों कहते हैं? एंड दैट्स व्हाई बुक में एक चैप्टर पूरा डेडिकेट किया है कि व्हाट वी कॉल एज यूफेमिज्म ट्रेडमिल, कि आप कोई भी तरीके से आप कॉल करो, यू विल ऑलवेज फाइंड सम पीपल हु विल नॉट लाइक इट एंड देन यू विल चेंज इट अगेन। सो कभी आप, इट्स लाइक अ थ्रेडमिल, आप कभी बाहर नहीं आ सकते हो। तो मेरा एक ही लॉजिक है, वो है कि आप अगर पीपल विद डिसेबिलिटीज को किसी तरह के से बुलाना चाहते हो, आप उनसे एक बार पूछ लो कि आपको क्या पसंद है और व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू यू। तो अगर मोस्ट ऑफ द पीपल, मुझे पता, जहां एटलीस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज जिससे भी मैं बात किया हूं, सब लोग ये कहते हैं यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे पर्सन विद डिसेबिलिटी का हो तो इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं लोगों को आपके चैनल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि मैंने जूडिथ हॉयमन, जो यूएस की सबसे सबसे फेमस डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट है, उससे मैं इनफैक्ट लास्ट वीक बात किया, तो उसने मेरी बुक पढ़ी। तो एक चीज उसने कहा कि फिरोज, आपने किताब में PWD क्यों लिखे हो? Why have you put it as a short form? You should have just expanded it and called it persons with disabilities, because PWD जब लिखते हो तो उसमें 2 प्रॉब्लम है कि no community ever likes to use a short form. so आप short form मत यूज करना, जब लिखते हो आप expand कर लो, जो मुझे समझ में आया। लेकिन हमने ऑफ कोर्स वो इसलिए शॉर्ट लिखा क्योंकि अगर वर्ड लिमिट्स काफी हो जाती है, कि इतने बार मैंने यूज किया है कि अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो शायद 1000 वर्ड्स और बढ़ जाएंगे। तो वो एक पब्लिशिंग का डिसीजन है। बट मैं जब बताना चाहता हूं कि आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल बाय यूजिंग द वर्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, व्हिच इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। इसीलिए आप अगर गिफ्टेड देखो, उसमें भी हम पीपल विद डिसेबिलिटीज ऊपर लिखे। मुझे सेम क्रिटिसिज्म मिलता है कि आप पीपल विद डिसेबिलिटीज क्यों लिखते हो, व्हाई डोंट यू राइट स्पेशली एबल्ड? सो माय टेक इज, नंबर 1, यूज अ पर्सन फर्स्ट नैरेटिव. Don't call disabled person, call persons with disability. So person first. Second is, when in doubt, ask the person. अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और मैं आपको पहले ही पूछ लूंगा कि आपको ठीक लगेगा क्या मैं अगर आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी बुलाऊं, अगर आप कहोगे तो हाँ मुझे ठीक लगेगा, that's it. Then I think we are all on the same page. Third thing is, be careful when you're using short forms, क्योंकि अरमान भाई जो NCPD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसने कहा कि फिरोज PWD यूज करते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, विच इज मोर इंडिया में पीडब्ल्यूडी मतलब एक डिपार्टमेंट की नजर से आ जाता है, तो इसीलिए एक्सपैंड करो. सो दीज आर द 3 पॉइंट ऑफ व्यूज मैं रखना चाहता हूँ लोगों को, कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कहो, क्योंकि आई थिंक पीपल शुड ओन इट. इसमें there is absolutely nothing to be shameful about. That's who you are and you're fine with it, and most of the community is actually fine with it. ये जो terms है ना बाकी लोग डालते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे hurt नहीं करना चाहिए, right? So I am fine with anything. The other interesting thing, which is also something मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, कि जुलित ने मुझे कहा कि मैं जब उनसे बात कर रहा था, वो 70+ years की है, बहुत ही very direct. तो मैं conversation में बोला कि मैं अपने विवान का प्राइमरी केयर गिवर हूँ. तो उसने कहा फिरोज नहीं, आप विवान के फादर हो, पहले आप फादर हो, केयर गिवर बाद में हो. ठीक है. तो मैंने कहा हाँ आप तो ठीक कह रहे हैं. तो देयर आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एंड पीपल सी इट वेरी डिफरेंटली. सो इट्स अ वेरी डेलिकेट टॉपिक. और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि शायद I should have always said I'm Vivan's father first. Caregiver is secondary, right? So I think you have to be careful with the narrative. But what does Vivan? तो मैं विवान से ये पूछना विवान को अगर मैं बोलूं मैं उसका caregiver हूं, तो शायद उसको अच्छा ना लगे. उसको लगे कि आप तो मेरे पापा हो. तो आपने कैसे कह दिया कि आप मेरे caregiver हो? Right? So I just wanted to put that thought in front. कि I am perfectly fine with criticism, and there are different point of views. So I was having this conversation with one of the friends with disabilities. तो उनके और मेरे conversation में ये निकल के आया था, किसी भी नाम से बुलाओ बस जीने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि है ना, जो पिटी मोड में जब चले जाते हैं लोग और वो उस तरीके से बोलते हैं, वो शायद अच्छा ना लगे. बाकी नाम कुछ भी रखो, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, बट डजंट मैटर. आपकी स्पिरिट इंक्लूसिव होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट. नाम कुछ भी कह लो, स्पिरिट शुड बी ट्रूली इंक्लूसिव. तो एक और मैं आपसे लास्ट सवाल, क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन काफी लंबी हो रही है, तो हम शायद मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे आगे. एक मैं और पूछना चाहूंगी कि मेरे से बहुत लोग ये एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं. मैं खुद भी उसी फील्ड में हूँ. आप मुझे बताएं कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस इन द सेक्टर ऑफ डिसेबिलिटी और in general entrepreneurs with disability or entrepreneurs working in the space of disability, वो अगर इवॉल्व हो रहा है तो उसकी क्या डायरेक्शन है? क्या हम मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए? क्योंकि बहुत सारी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हुई हैं. तो कितना बड़ा बिजनेस है ये, अगर हम देखा जाए सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से या एंटरप्रेन्योरशिप पर्सपेक्टिव से? थोड़ा उसके बारे में 1-2 मिनट और बताएं, ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में इसके बारे में और 1-to-1 भी लोगों से बात करूं, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट करना है स्पेस के अंदर लोगों को एंटर करने के लिए. तो इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अनीता, जो मैं एंटरप्रेन्योर्स को कहना चाहता हूँ. सी एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो है, इट स्टार्ट्स वेयर एन एंटरप्रेन्योर हैज टू सॉल्व अ कंपेलिंग प्रॉब्लम. ये नंबर 1 है. मैं लोगों को चाहता हूँ कि आर यू सॉल्विंग अ कंपेलिंग प्रॉब्लम? और डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसेबिलिटी सेक्टर में बहुत सारे यूनिक प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करने की जरूरत है. So that's the number 1 thing. Is the space have enough problems to solve? The answer is infinite amount of problems are there to be solved. So that is the first condition. If there's a problem to be solved, then it's a great space to be. Second challenge is this a viable sector? और ये जो बात है ये डिबेटेड है, क्योंकि मैं काफी लोगों से जो मैं मिला हूं वो कहते हैं कि यार डिसेबिलिटी सेक्टर इज नॉन वायबल, बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज स्पेशली इन इंडिया डोंट हैव द फाइनेंशियल मींस टू अफोर्ड सॉल्यूशंस. और मेरा कहना ये गलत नैरेटिव है. 2 रीजन, क्योंकि डिसेबिलिटी जो है सबको होगी, ये एक अलग सेक्टर नहीं है. I always say कि if you live long enough, you will be disabled at some point in time. तो ये जो narrative है ना कि there are 2, कि abled और disabled, ये गलत narrative है. Actually, I think there are disabled and non-disabled. ऐसा नहीं कि abled or disabled, it's actually disabled and non-disabled. These are the 2 categories. I think they're all temporarily abled. तो
the set of people who needs this solution is not just the so-called 2% in India or 15% worldwide. It is actually everybody will need this solution at some point or the other, right? मेरे पापा जब उनका नी सर्जरी हुआ था तो व्हीलचेयर में थे, तो मुझे घर एक्सेसिबल बनाना पड़ा. It was अभी ठीक है वो उनकी नी सर्जरी के बाद, but so I think people should understand this sector is something that will touch everybody and hence it is a viable place. Third thing is, don't try to solve the problem only for the disability sector, solve it for everyone. True. अभी जैसे आप अगर आईफोन देखो तो it's one of the most important tools for inclusion because they had a design challenge कि हम फोन को fully accessible बनाएंगे, whether it's a VI person or any other person should be able to use it. I think that's the way to go. That don't just solve the problem for people with disabilities. Try to find a solution from a design point that everybody else can use it. जो आसान नहीं है, काफी challenging है, but वो कर सकते हैं. So I think that's the important element when it comes to entrepreneurship. That it is a viable sector, but it is challenging. और मैं नहीं कहना चाहूंगा कि ये challenging नहीं है, क्योंकि हमारी mindset की problem है. लोग जब डिसेबिलिटी कम्युनिटी का सोल्यूशन देखते हैं तो पहला उनका दिमाग में आता है यार ये तो बहुत छोटा पॉपुलेशन है जिसको ये नीड है, तो इट्स नॉट वायबल. सो इसीलिए वेंचर फंडिंग आती नहीं है, और वेंचर फंडिंग जब नहीं आएगा तो इनोवेशन नहीं होगी. इसीलिए यू विल सी दैट द डिसेबिलिटी कम्युनिटी इज सो फार बिहाइंड बिकॉज पीपल आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट, व्हिच इज व्हाट वी वांटेड टू ट्राई टू डू थ्रू द फाउंडेशन, वेयर वी सेड कैन वी क्रिएट अ कम्युनिटी व्हिच कैन सपोर्ट ईच अदर. मैं लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं देना का पर्पस से नहीं स्टार्ट किया, मैं ये कम्युनिटी शुड बी एबल टू सपोर्ट ईच अदर. दैट वाज द कोर आइडिया एंड आई थिंक वी नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स अनीता, नहीं तो हम शायद पूरी जिंदगी निकल जाएगी और ये सेक्टर पीछे रह जाएगा. और मुझे फियर है एंड मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि कोविड टाइम्स हैव बीन वेरी बैड फॉर एंटरप्रेन्योर्स and it's been even worse for entrepreneurs who are working in the disability space. So we are going through a very challenging time and I've seen many entrepreneurs like you, inclusion fellows जो मैं सबसे बात करता हूँ, उनकी struggles cannot be underestimated. So we are going through a very tough time where I believe people with disabilities are getting more marginalized than before. So इंडिया इंक्लूजन समिट फेलोज की अभी कॉल फॉर एप्लीकेशन है, तो मैं चाहूंगी जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो इंडिया इंक्लूड, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंदर लिंक डाल देती हूँ ताकि लोग देखें वेबसाइट, और अगर कोई है ऐसा बिजनेस या उनका आइडिया वो प्रेजेंट करें आपके सामने और एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटीज एंटरप्रेन्योरशिप की. सो मैं अब आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आपने इतना टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में, और thank you so much for supporting inclusion and thank you for writing books. Keep writing please, हम लोगों को जरूरत है ऐसी चीजों की. बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है. So keep doing the great work and to all the listeners, thank you for your support and I really hope that we are in this together to make India a truly inclusive country by 2030. Definitely we will do it together. Thank you. Thank you very much. It's great to see you all here. Thank you for watching my work. If you have not subscribed to the channel, please hit the bell icon and subscribe to the channel first and join me in making the lives of people with disabilities independent. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.